Hello, CA Final students. Welcome back. I am CA Pramod Patipade, and you are watching CA Final FR free classes. So here we are on the inventories का चैप्टर में. तो फिर यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारी चीजें जो है ना ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है, वहाँ पे देख लेना डिटेल में हर एक चीज किया है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस. आज वी आर ऑन एंड ऑफ द चैप्टर, यानी कि हम हमारा दो चीजें बचे हैं बेसिकली. एक है रिवर्सल ऑफ द जो भी लॉस है, जो वैल्यूएशन लॉस हमने रिकग्नाइज किया है, वो लॉस हमको कैसे रिवर्सल करना है वो, और डिस्क्लोजर पार्ट्स बचा है. और उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस बचे हैं, वो मे बी आज और कल के लेक्चर्स में खत्म हो जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. और छोटा सा रिकैप लेते हैं, कल क्या पढ़े थे हमने. तो कल क्या किया था सर. कल हमने एक तो डब्ल्यू आई पी का और उस रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का हम कौन सा एनआरवी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीखे. देन ये सीखने के बाद फिर उसके बाद हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स. ठीक है, अगर इनकेस कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स यानी क्या, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिटरमाइंड है, कॉन्ट्रैक्ट किया है और प्राइस डिटरमाइंड है, तो फिर उस केस में अपन एनआरवी के जगह में वो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस जो है वो कंसिडर करते हैं. यानी यहाँ पे वैल्यूएशन कैसा होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर नहीं होगा, कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज लोअर होगा. तो वो देखा था. फिर उसके बाद हमने आया था कॉस्टिंग फॉर्मूलाज में. कॉस्टिंग फॉर्मूलाज में हमने देखे थे कि एक कोई भी इन्वेंटरी विच इज इंटरचेंजेबल नॉन इंटरचेंजेबल. इंटरचेंजेबल यानी क्या, हम इजिली उसको समझ लो आइडेंटिकल आइडेंटिकल यूनिट्स. तो इस केस में हम कौन से मेथड्स लगाते हैं, एक तो हिस्टोरिकल. हिस्टोरिकल इन द सेंस उसमें होते हैं फीफो, वेटेड एवरेज एंड लीफो. यहाँ पे लीफो तो अलाउड नहीं है, लीफो इज नॉट अलाउड, बट फीफो एंड वेटेड एवरेज यूज करेंगे हम यहाँ पे, राइट. तो फीफो यूज करेंगे और वेटेड एवरेज यूज करेंगे. फिर उसके बाद एक था जो नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स, जो करंट कॉस्ट को कंपेयर करके निकालता है. तो फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिटेल मेथड दिखा था, स्टैंडर्ड मेथड और रिटेल मेथड. रिटेल मेथड क्या है, इसका एग्जांपल दिया था क्या, डीमार्ट का. वो हर एक फिजिकल स्टॉक को उन लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री को वैल्यू नहीं कर सकते, हर एक फिजिकल इन्वेंट्री को वैल्यू नहीं कर सकते. उसके लिए उन लोग क्या करेंगे कि उनको सेल प्राइस पता होगा, सेल प्राइस पता होगा, यस. फिर उसके बाद ग्रॉस मार्जिन जो भी है उनको पता होगा, तो सेल्स में से ग्रॉस मार्जिन लेस कर देंगे तो फिर उनका कॉस्ट आ जाएगा. देन कम स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड क्या है, नथिंग बट जी जो अपना कॉस्ट इनकर कर रहा है. समझो मेरा स्पेसिफिक एक बिजनेस है, स्पेसिफिक मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफिक मॉनिटर बनाता हूँ. मॉनिटर मतलब ये अपना टीवी, टीवी का सॉरी कंप्यूटर का मॉनिटर. मॉनिटर जो बनाता हूँ उसका स्पेसिफिक कॉस्ट पता है मुझे कि मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतना रहेगा, उसके बेसिस में मैं कंप्यूट कर दूंगा. ठीक है, और ये रिवाइज भी होते रहेगा. देन उसके बाद स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यानी क्या, जो ऐसा प्रोडक्ट है विच इज नॉट इंटरचेंजेबल इन द सेंस, समझो ज्वेलरी है, ज्वेलरी कैसा, एक स्पेसिफिक ज्वेलरी है और स्पेसिफिक उसका डिजाइन मॉडल है, स्पेसिफिक मटेरियल यूज होगा, तो यहाँ पे उसका कॉस्ट स्पेसिफिकली डिटरमाइन करना पड़ेगा, वो वहां पे यूज करेंगे. दिस वाज अबाउट द कॉस्टिंग फॉर्मूलाज. देन आगे आज आएंगे, आज हम सीखेंगे क्या है, रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस. क्या सीखेंगे सर, रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस. वैल्यूएशन लॉस कब देखा था हमने, सॉरी, चलो. हम्म, हमने देखा था ना कि सर हमारा वैल्यूएशन रूल, सबसे पहले याद कर लो वैल्यूएशन रूल क्या है. व्हाट इज वैल्यूएशन रूल, इन्वेंट्री का कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बराबर है ना. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. चलो सर, कॉस्ट तो पता होता है और एनआरवी भी कंप्यूट करना सीखे हमने, दोनों भी चीजें कंप्यूट करना सीखा. कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे और एनआरवी कैसे कंप्यूट करेंगे, राइट. तो यहाँ पे विच एवर इज लोअर वो ले लूंगा. अगर समझो मेरा कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है, दिस इज लोअर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वही दिखा देगा. क्यों, मेरा कॉस्ट जो इनकर किया वही कॉस्ट मैं बुक्स में दिखाऊंगा. अगर समझो मेरा इन्वेंट एनआरवी जो है, एनआरवी इज लोअर, क्या है, एनआरवी इज लोअर, तो फिर यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, कॉस्ट इनकर किया होगा कुछ और एनआरवी कुछ और होगा. यानी यहाँ पे जब भी मेरा कॉस्ट से कम होगा एनआरवी तभी मैं कंसिडर करूंगा, तो फिर यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे वैल्यूएशन लॉस है ना, बराबर है ना. ठीक है, तो इसका एग्जांपल बता दूं तुम्हें. कॉस्ट समझो कितना है,
इसका यहाँ पे लिखता हूँ। समझो कॉस्ट इज ₹100, 100 रुपए, और मेरा एनआरवी है ₹80। हम क्या करते, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यहाँ पे कौन सा करेंगे, ₹80 के बेसिस में हम वैल्यू करेंगे, राइट। तो फिर यहाँ पे देखे तो कॉस्ट मैंने इंकर किया था 100, बट यहाँ पे वैल्यू बुक्स में दिखा रहा हूँ ₹80, ₹20 का मेरा लॉस है यहाँ पे, ₹20 का वैल्यूएशन लॉस है सर। तो इसका एंट्री क्या करते थे बताओ, एंट्री क्या करते थे हम, तो वैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंटरी, राइट, 20 और 20, और इसको पीएनएल में ट्रांसफर करते थे। यस नो। यस सर। ये तो समझ गया सर, यहाँ तक बहुत इजी था कि अगर इन्वेंट्री अगर एनआरवी में दिख रहे हैं तो फिर ये वैल्यूएशन लॉस है, वैल्यूएशन लॉस को मैं पीएनएल में क्या कर रहा हूँ, चार्ज ऑफ कर रहा हूँ। अब समझो नेक्स्ट टाइम आ गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि कॉस्ट इज ₹100 ओनली, कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा ना मेरा, बट एनआरवी इज ₹120। ये फर्स्ट ईयर में हुआ, ये फर्स्ट ईयर में हुआ। हम्म, ये फर्स्ट ईयर एंड दिस वन इज सेकेंड ईयर। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कंसिडर करूंगा यहाँ पे भी सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पे किसके बेसिस में होगा, कॉस्ट के बेसिस में कम वैल्यूएशन होगा ना, कॉस्ट के बेसिस में वैल्यूएशन होगा ना। अब बताओ, ऊपर मैंने 80 लिया था, और यहाँ पे जो है ना कॉस्ट 100 आ गया, तो यानी मेरा जो एनआरवी में इंक्रीज है, राइट, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, एनआरवी में मेरा इंक्रीज है, और मेरा कॉस्ट जो 20 है, यहाँ पे हमने जो वैल्यूएशन लॉस में रिकग्नाइज किया था, यहाँ पे आके उसको हमें रिवर्सल करना पड़ेगा। ये इंडेस टू बोल रहा है, ये AS2 में नहीं था। AS2 जो है ना, हम इंटर में जो पढ़ रहे वहां पे ये कंसेप्ट नहीं था, ये नया कंसेप्ट है इसमें इंडेस 2 में, जहाँ पे बोल रहे कि अगर हमने सब पहले अगर रिवर्सल कोई भी एवेल्युएशन लॉस रिकग्नाइज किया था, और सब्सिक्वेंटली उसका कॉस्ट या एनआरवी जो है ना, सॉरी एनआरवी बढ़ जाता है, एनआरवी बढ़ जाता है, देन कॉस्ट, तो फिर यहाँ पे मुझे जो भी लॉस रिकग्नाइज किया है मैंने, कौन सा लॉस जो रिकग्नाइज किया है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब जब रिवर्स करना पड़ेगा, तो फिर बताओ क्या रहेगा एंट्री, सिंपल रिवर्सल एंट्री मार दूंगा मैं, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू वैल्यूएशन लॉस, क्या किया था ना, ₹20, ₹20 और ₹20। समझा चीज, यस सर। अंडरस्टूड। चलो यहाँ पे देखो, इंडेस 2 allows reversal of written down inventories in future if NRV of such goods improves। अगर improve हुआ तो फिर उसको क्या कर सकते हैं, हम रिवर्सल कर सकते हैं, बट it should be noted that reversal of valuation loss cannot exceed the amount of actual loss which has been written off previously। ये तो सिंपल है ना, लॉजिकल है कि अगर मैंने ₹20 का लॉस रिकग्नाइज किया था पहले, तो फिर ₹20 का ही रिवर्सल होगा ना, ₹30 का नहीं कर सकता हूँ। जितना मैंने लॉस रिकग्नाइज किया था उतना ही मुझे रिवर्सल कर सकता हूँ, ठीक है। उसका जर्नल एंट्री देख लो एक बार, देख लो जर्नल एंट्री। डन। डन सर। एक मिनट। इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड कर लो। आपकी वॉइस लो हो गई है।
अब ये क्वेश्चन रीड कर लो। Okay. Done, sir. डन। ओके, चलो आ जाओ, हम भी रीड कर लेते हैं ये क्वेश्चन। On 31st March X1, the inventory of ABC Limited includes a spare parts which it had been supplying to number of different customers for some years। ठीक है, नंबर ऑफ इसका जो है ना, इन्वेंट्री में क्या है, स्पेयर पार्ट्स है, और उसके बाद ये बहुत सारे कस्टमर को दे रहा है, ये एक रामायण है। द कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स was 10 million and based on retail price at 31st March X1, the expected selling price of the spare parts is 12 million। अच्छा सर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दिया है यहाँ पे। 31st March X1 को, कब? 31st March, 31st March X1 कॉस्ट था मेरा कितना, 10 मिलियन। बट एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जो है ना, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इज राउंड अबाउट टू 12 मिलियन। ओके, on 15th April X1, due to market fluctuation, expected selling price of the spare parts in this stock reduced to 8 million। अब बताओ, हमने देखा था कि कल हमने देखा था कि इंडेक्स 10 के हिसाब से, मैंने वर्बली बोला था कि इंडेक्स 10 में क्या होता है। इंडेक्स 10 इज इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, राइट। तो इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इन्वेंट्री के लिए स्पेसिफिकली क्या बोलता है कि अगर इन्वेंट्री, अगर सब्सिक्वेंटली इन्वेंट्री सब्सिक्वेंटली आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आता, चेंजेस यानी क्या, या तो बढ़ गया या तो घट गया, तो वो जो वैल्यू है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज एडजस्टिंग इवेंट, राइट। ये जो है ना एडजस्टिंग इवेंट है। अब यहाँ पे जब एडजस्टिंग इवेंट है, तो फिर मेरा जो 31st March X1 को कितना था मेरा एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, 12 मिलियन था। और यहाँ पे एज ऑन 15th अप्रैल जो है ना, जो 15 दिन के बाद, 31st March के 15 दिन के बाद क्या हो रहा है, इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 8 मिलियन हो गया है। तो बताओ हम यहाँ पे कौन सा कंसिडर करेंगे प्राइस फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, 12 मिलियन या 8 मिलियन, बताओ कौन सा कंसिडर करेंगे। हम्म, 8 million. 8 मिलियन, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। The estimated selling expenses required to make the sale would be 0.5 million। Estimated selling expenses would be 0.5 million। Okay. Financial statements were approved by the board of directors on 20th April X1। ये जो है ना, आफ्टर बैलेंस शीट डेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल, ये पूरा हम इंड एस 10 में देखेंगे, ठीक है। एज एट 31st March, ये जो है ना X1 का खत्म हो गया, X2 का आ रहा है। डायरेक्टर्स नोटेड दैट सच इन्वेंट्री इज स्टिल अनसोल्ड एंड लाइंग इन द वेयर हाउस। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टर जो है ना, जो भी इन्वेंट्री ऊपर था, वो सेम का सेम इन्वेंट्री अभी भी वेयर हाउस में ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स बिलीव दैट इन्वेंट्री इज सेलेबल कंडीशन एंड एक्टिव मार्केट वुड रिजल्ट इन इमीडिएट सेल। ठीक है, सेल कर सकते हैं हम, ये जो इन्वेंट्री है इसको हम अभी सेल कर सकते हैं इन द रेडी मार्केट, सिंस द मार्केट कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड। मार्केट कंडीशंस इंप्रूव हुआ है, तो फिर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 11 मिलियन हुआ है एंड एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस हैव बीन 0.5 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे एनआरवी निकल जाएगा क्या, अगर देखा तो 11 माइनस 0.5 मिलियन, बराबर ना, तो कितना आएगा, 10.5 मिलियन। यस नो। अभी मुझे क्या करना है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन द फॉलोइंग डेट, 31st March X1 और X2, ये दो चीजें हमें करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे देखोगे, तो फर्स्ट फर्स्ट X1 को यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं, उसके बाद लिख के करते हैं। तो 31st March X1 को मैं कौन सा वैल्यू में वैल्यू करेगा बताओ, कॉस्ट और एनआरवी विच हुआ। कॉस्ट आके मेरा 10 है और एनआरवी इज 8। 8 में से भी मैं क्या करूंगा, मेरा जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो लेस कर दूंगा, राइट। तो मेरा यहाँ पे एनआरवी क्या आएगा, Yes. एनआरवी 7.5, राइट। तो फिर यहाँ पे 31st March, एज ऑन 31st March X1 को 7.5 मिलियन रहेगा मेरा इन्वेंट्री का वैल्यू, राइट ना।
बराबर है ना? सेवन Yes. पॉइंट फाइव मिलियन रहेगा। देन आ गया X2 में। X2 में भी क्या रहेगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी तो मैं निकाल लिया, कितना, 10.5 मिलियन। और मेरा कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना है, 10 मिलियन 10. का है। तो फिर वही कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट मेरा 10 मिलियन का हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट इनिशियली मेरा कॉस्ट था 10। ओ शिट मैन, वीडियो भी मेरा पॉज हो ये गया. वीडियो, ओके गिव मी अ मिनट, आई विल जॉइन अगेन। 2012. तो फर्स्ट X1 में मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, Hmm. क्या हो रहा है ये। X1 में क्या करना पड़ेगा, X1 में मुझे लॉस रिकग्नाइज करना पड़ेगा ना, वैल्यूएशन लॉस। मेरा था कॉस्ट 10, राइट। मेरा कॉस्ट था 10, और यहाँ पे मेरा जो वैल्यूएशन हो रहा है 7.5 में, 2.5 मिलियन का मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, लॉस रिकग्नाइज करना पड़ेगा। देन आ गए हम X2 में। अब X2 में क्या हो रहा है, X2 में 10 मिलियन में हो रहा है, राइट, कॉस्ट में वैल्यू हो रहा है। तो फिर जो 2.5 मिलियन मैंने रिकग्नाइज किया था पहले, उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। यस, ये समझा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। Yes. हाँ तो सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करना मतलब थियरी वाला पार्ट है ये पूरा, लिख के दे देता हूँ ना। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, क्या था क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला आएगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज एट 31 मार्च X1, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे वो इंडेक्स वाला 10 वाला मुझे कंटेस्ट क्लियर बनेगा कि जो इंडेक्स 10 में क्या बोल रहा है। इंडेक्स 10 में बोल रहा है कि जो एडजस्टिंग इवेंट है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इंडेक्स 10, क्या है इंडेक्स 10, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर बैलेंस शीट डेट, but before approval of financial statements shall be considered as an, यहाँ पे एडजस्टिंग इवेंट है, कूल। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, सो एनआरवी ऑफ स्टॉक shall be taken into account। क्या होगा, एडजस्टिंग इवेंट होगा। तो बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कितना था, 10 million. 10 मिलियन, ओके वेरी गुड।
देन मेरा एनआरवी, एनआरवी वॉज मेरा 8 मिलियन, मेरा ये था एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, राइट। और 0.5 मिलियन वॉज माई सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये जब ये लेस कर दूंगा मैं, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 7.5 मिलियन। यस नो? हम्म। Yes, sir. तो यहाँ पे विच एवर इज लोअर वुड बी माई इन्वेंट्री का कॉस्ट, 7.5 मिलियन। शिट। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यूएशन लॉस हो गया ना। कॉस्ट मेरा 10 मिलियन है, और मेरा एनआरवी 7.5 मिलियन है, और एनआरवी के वैल्यू में दिखा रहा हूँ, तो फिर 2.5 जो है ना मेरा वैल्यूएशन लॉस है। वैल्यूएशन लॉस कितना होगा? 10 मिलियन माइनस 7.5 मिलियन, 2.5 मिलियन। ये कहाँ पे रिकग्नाइज करेंगे? पीएनएल, इन प्रॉफिट एंड लॉस। PNL. चलो, नेक्स्ट आएगा मेरा वैल्यूएशन ऑन स्टॉक एज ऑफ 31 मार्च X2। कूल। तो यहाँ पे 31 मार्च X2 में क्या हो रहा है? हमारा जो इन्वेंट्री का वैल्यू वो बढ़ रहा है, एनआरवी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। इन द गिवन केस हैज बीन इम्प्रूव्ड एट बैलेंस शीट डेट फ्रॉम 7.5 मिलियन टू 10 मिलियन। नहीं, कितना हुआ? 11 मिलियन ना? 10.5 होगा। 10.5 क्यों ले रहा है यहाँ पे? 11 मिलियन का हुआ था, 11 मिलियन का अप टू 11 मिलियन हुआ था। माइनस इसमें से 0.5 मिलियन जो है ना, मैंने ये लेस कर दिया, क्या? सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एज पर द प्रोविजंस, इंडियस टू, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिवर्स द वैल्यूएशन लॉस। ठीक है। तो पहले यहाँ पे मेरा कॉस्ट क्या, कितना कितना होगा कॉस्ट बताओ? कॉस्ट वुड बी 10 मिलियन। सेकेंड, एन आर वी वुड बी 10.5 मिलियन। कैसा? 11 मिलियन माइनस 0.5 मिलियन का मेरा यहाँ पे कौन सा? सेलिंग एक्सपेंसेस, विच एवर इज लोअर, यहाँ पे आ जाएगा 10 मिलियन। समझा यहाँ पे? Yes, sir. प्रीवियसली रिकग्नाइज्ड। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? सिंपल सा कंसेप्ट है। No, sir. मैंने ठीक. इसके लिए लिखा है, ये तो मैं पढ़ा सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया ऐसा क्वेश्चन तो फिर कैसा लिखना चाहिए वो तो समझ में आना चाहिए ना। अगर तुमको चाहिए तो और जर्नल एंट्रीज भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वैल्यूएशन लॉस का। यहाँ पे इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा?
यहाँ पे होगा वैल्यूएशन लॉस, ये एक्सेप्शन था, यानी ये एग्जाम में पूछा था, लिखो अगर जर्नल एंट्रीज पूछा है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में तो वो लिखना है, वैल्यूएशन लॉस टू इन्वेंट्री। कितना, 2.5 मिलियन एंड 2.5 मिलियन बीइंग लॉस रिकग्नाइज्ड। ठीक है, और इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, वो होगा दूसरा जर्नल एंट्री। और यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगा, यहाँ पे जर्नल एंट्री होगा इन्वेंट्री टू वैल्यूएशन लॉस, यानी क्या कर रहे हैं हम, ऊपर का एंट्री रिवर्स कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखे ना, कौन सा, फीफो लीफो रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ला क्वेश्चन रीड कर लो। Okay, sir. होप सो यू टू पीपल यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। अगर कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक मेल आईडी मिल जाएगा, वहां पे मेल कर सकते हो। अदरवाइज अगर तुमको डायरेक्टली करना है तो फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हो। Done, sir. डन। तो एक चीज यहाँ पे, मेरा सेम टू सेम इन्वेंट्री है, क्या सेम टू सेम इन्वेंट्री है। जब सेम टू सेम इन्वेंट्री है तो फिर क्या मैं वो सेम टू सेम इन्वेंट्री के ऊपर अलग अलग फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, बोलो। अलग अलग फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला इन द सेंस फीफो लीफो जो है ना, फीफो सॉरी वेटेड एवरेज, लीफो अलाउड नहीं है, फीफो वेटेड एवरेज। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इंडिया टू क्या बोल रहा है, इंडिया टू ये बोल रहा है अगर सिमिलर नेचर ऑफ कोई भी इन्वेंट्री है, क्या है, सिमिलर नेचर ऑफ इन्वेंट्री है, तो फिर एक ही फॉर्मूला लगेगा उसके ऊपर, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, फीफो फॉलो कर रहे हैं, वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं, भले ही वो डिफरेंट लोकेशन में हो, भले ही वो डिफरेंट लोकेशन में हो। समझो मेरा एक है महाराष्ट्र में, दूसरा है गुजरात में, ठीक है, तो और लेकिन इन्वेंट्री सिमिलर नेचर का इन्वेंट्री है, तो जब सिमिलर नेचर ऑफ का इन्वेंट्री है तो फिर एक ही एंटिटी है, टू डिफरेंट लोकेशंस में मेरा इन्वेंट्री है और सिमिलर नेचर ऑफ इन्वेंट्री है, तो फिर एक ही फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला लगेगा। अगर फीफो लगा रहा हूँ तो फिर फीफो ही लगाना पड़ेगा दूसरा इन्वेंट्री के ऊपर, अगर वेटेड एवरेज लगा रहा हूँ तो वेटेड एवरेज ही लगाना पड़ेगा। बट अगर इन केस मेरा नेचर ऑफ इन्वेंट्री डिफरेंट है, मेरा नेचर ऑफ इन्वेंट्री डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है, तो उस केस में मैं डिफरेंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। अगर सिमिलर नेचर ऑफ इन्वेंट्री है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, सेम ये लगा देंगे, क्या, फॉर्मूला। यहाँ पे क्वेश्चन वही है ना कि whether an entity can use different cost formula for inventories held at different locations having similar nature and it for use for it। तो यहाँ पे आंसर वही रहेगा, क्या, कि अगर सिमिलर नेचर है तो फिर सिमिलर नेचर ऑफ फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। आंसर भी रीड कर लो, रीड कर लो आंसर। यहाँ पे अगर मैं क्रक्स बताऊँ, डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर्पस, किसके लिए, फॉर सिमिलर नेचर एंड यूज ऑफ द एंटिटी, भले ही वो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में हो। Done, sir. डन, समझा, क्लियर है ना। Yes. चलो ये क्वेश्चन कर लो रीड, मत क्यों, ये क्वेश्चन रीड कर लो, हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करते हैं क्योंकि टाइम कम बचा है अपने पास। रीड कर लो, और रफ में तो निकाल ही सकते हैं हम, Okay. कैसा करना है, उसके बाद फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे बैठ के। Done, sir. डन।
निकल पाओगे कि फीफो से और वेटेड एवरेज से? बताओ। चलो टाइम ले लो, कितना, 2-3 मिनट का टाइम ले लो, क्योंकि उतना ही टाइम बचा है। और सॉल्व करके मुझे बताओ कि इसका जो इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा, इन्वेंट्री का जो बचा है ना, फीफो लिमिटेड के हिसाब से और वेटेड एवरेज के हिसाब से, क्या ये होगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू? Sir, no sales are there in this question. All are purchases only. यहाँ पे देखो, फिजिकल इन्वेंट्री हमें हिंट दिया है, फिजिकल इन्वेंट्री इज एज ऑन 31st मार्च इज 400 यूनिट्स। यानी क्या, मेरा टोटल जो है ना, टोटल यूनिट्स इज 1000, उसमें से 400 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में बचा है। तो फिर सेल निकाल सकता हूँ ना मैं। सेल क्या होगा मेरा? Mm-hmm. मेरा टोटल इन्वेंट्री माइनस 4000 का जो है ना, 400, सॉरी 400 फिजिकल क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो फिर सेल से 600। ठीक है, सॉल्व द क्वेश्चन। और नेक्स्ट सेशन, एक नया सेशन क्रिएट कर लो 2-3 मिनट में, और वो उसमें देख लेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि 1 मिनट ही बचा है। एंड आगे बढ़ते हैं। यस, ये क्वेश्चन में थे ना, इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो इसका आंसर ये आया। ओके, क्या करें, सॉल्व करें या फिर यहाँ पे बता दूं? यू टेल। हम्म। What's that? सॉल्व करते हैं, चलो Yes. आ जाओ। Mercury Limited uses a periodic inventory system. The following information relates to X1, X2। तो यहाँ पे Mercury Limited periodic inventory system यूज कर रहा है। ये तो रामायण है, अपने को इन्वेंट्री दिया है, परचेजेस दिया है, ठीक है। और लास्ट में फिजिकल इन्वेंट्री एज एट 31st मार्च तो X2 दिया है, विच इज 400। तो यहाँ पे मुझे समझने वाला चीज क्या है, यहाँ पे सेल्स नहीं दिया है। सेल्स कैसा निकलेगा सर मैं? तो मेरा टोटल इन्वेंट्री यूनिट्स पता है मुझे, और मेरा क्लोजिंग पता है, राइट। तो 1000 रुपीज, 1000 यूनिट्स है मेरा, और 4000 यूनिट्स क्लोजिंग में है, तो मेरा सेल्स हुआ है 600 यूनिट्स। और वैसे सेल्स का भी मुझे लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्स्ट फीफो, फीफो यानी क्या, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, राइट। तो फिर मेरा 400 बचा है स्टॉक में, राइट। 400 मेरा स्टॉक में बचा है। तो 400 बचा इन द सेंस, पहले जो इन्वेंट्री आया वो पहले गया होगा, बराबर ना। पहले जो आया होगा पहले गया होगा। तो फिर यहाँ पे 350 पूरा का पूरा बचा होगा। यस, 350 पूरा का पूरा बचा होगा। और यहाँ पे परचेजेस 400 में से 50 बचा होगा। कैसे सर, कैसा? यहाँ पे 200, 600 यूनिट्स का सेल निकाले हमने। 200 प्लस 50, प्लस यहाँ पे 250 हो गया ना, कितना हो गया ये? 250। और मेरा सेल से 600, राइट। टोटल सेल से 600, उसमें से 600 में से 200 तो पहले वाला गया, सेकंड वाला 50 परचेस गया, और उसके बाद बचता है 350। यहाँ से 350 ले लूंगा, यहाँ से 350, तो बचता कितना यहाँ पे 50, और यहाँ पे 350 बचेगा, तो हो जाएगा 400 का क्लोजिंग स्टॉक। यस। इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा यहाँ पे, 50 इंटू 12 एंड 350 इंटू 14, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लूंगा, कितना आ जाएगा? 50 इंटू 12, 600, और 350 इंटू 14, कितना आ गया? 4900। तो टोटल आ गया मेरा 5500। समझा क्या किया? इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। वेटेड एवरेज में सिंपली क्या करूंगा मैं? किधर गया? हाँ, वेटेड एवरेज सिंपली क्या करूंगा, कॉस्ट पता है मुझे, और नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे पता है कितना है, तो फिर क्या बोलते हैं उसका, एवरेज प्राइस निकालूंगा और मेरा क्लोजिंग स्टॉक को अलोकेट करूंगा। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 11।
नंबर 11 कौन सा क्वेश्चन है? फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड का। ठीक है, सबसे पहला हम फीफो के बेसिस में सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक इज 400 यूनिट्स, राइट। क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट्स है, तो यहाँ पे मुझे परचेज देखना पड़ेगा, कौन सा डेट में कौन सा परचेसेस है। एक मिनट। डेट तो नहीं दिया है, मुझे मंथ दिया है गेस ना। मंथ दिया है। हम्म, कौन सा मंथ दिया है मेरे पास? सितंबर का कितना बचेगा? सितंबर मंथ में मेरा 400 यूनिट्स था सितंबर मंथ का, उसमें से 350 जो है ना वो सेल हो गया, तो मेरा आ गया 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स, और इसका प्राइस कितना है 50 यूनिट्स का? 12। तो फिर 15 into 12 कितना होगा? 15 into 12 600। देन मेरा फेब का पूरा वैसे ही रहेगा। कितना 100 यूनिट्स है? 350 यूनिट्स है। इनटू 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 14, तो कितना आएगा? 350 यूनिट्स इंटू इंटू 14, तो 4900। तो टोटल कम्स आउट टू बी 5500। ये हो गया मेरा फीफो। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी निकल सकते हैं हम। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसा निकलेगा? मेरा टोटल कॉस्ट कितना है? 12 250 ना। 12 250 मेरा कॉस्ट है, माइनस कर दूंगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक का। तो मेरा 12 250 -5500, तो ये आ गया 6750। 6750, ठीक है। ये मेरा हुआ कॉस्ट ऑफ क्लोज, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओके। सेकंड आएगा मेरा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, ठीक है। तो वेटेड एवरेज में हम क्या निकलेंगे? मुझे यूनिट्स पता है क्या? टोटल यूनिट्स, यस सर, कितना है? 1000 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट पता है क्या? यस, कितना है? 12250। हाँ, तो मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा? 12. 1000 यूनिट्स, इट कम्स आउट टू बी 12.25। बस क्लोजिंग स्टॉक्स पता है मुझे। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 400 यूनिट्स का, इनटू क्या करूंगा? 12.25 कर दूंगा, तो आ जाएगा मुझे 400 × 12.25, तो मुझे आ जाएगा 4900। यस, और इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ जाएगा ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आ जाएगा? 12250 मेरा क्या है? 12250 मेरा टोटल कॉस्ट है सर, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया 4900। तो 12250 माइनस 4900 है 7350। ठीक है, ये दोनों मेथड से हमने निकाल लिया। कोई डाउट, शंका, कुछ है? Yes, sir. डाउट है? No, sir. Clear. समझ गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे आगे बढ़ के? हम देख लेते हैं डिस्क्लोजर्स वाला पार्ट और अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कोई कंपनी का दिया होगा आई गेस। देखना पड़ेगा कौन सा कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसी, एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि समझ में आ जाएगा जो भी हमने पढ़ा है वही मेरा क्या होगा, कंपनीज में भी फॉलो होता है। तो चलो, डिस्क्लोजर वाला पार्ट। तो डिस्क्लोजर्स कैसा होगा सर? डिस्क्लोजर्स आर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, यानी क्या कि डिस्क्लोजर्स एग्जाम में तो नहीं आएंगे, बट तुम्हारे जो है ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। तो डिस्क्लोजर सिंपली हमने जो भी ऊपर पढ़ा था, जो भी ऊपर पढ़ा था उसी का हम डिस्क्लोजर देंगे, बराबर ना। जो भी ऊपर पढ़ा था उसका डिस्क्लोजर देंगे। अब डिस्क्लोजर क्या क्या हो सकता है सर, समझो। फर्स्ट, वैल्यूएशन रूल, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो करंट ईयर में मेरा कॉस्ट और एनआरवी जो है ना, कौन से बेसिस में हमने ये किया है, यानी कॉस्ट में क्या है या एनआरवी में क्या है। अगर एनआरवी में क्या है, कॉस्ट में किया तो ठीक है, क्योंकि मेरा वैल्यूएशन लॉस नहीं होगा। बट एनआरवी में किया है तो फिर क्या होगा, मेरा वैल्यूएशन लॉस होगा ना। वैल्यूएशन लॉस होगा, तो वो वैल्यूएशन लॉस को डिस्क्लोज किया है कि नहीं, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद अगर ये वैल्यूएशन लॉस किया, ठीक है, अगर समझो प्रीवियस ईयर का कोई भी वैल्यूएशन लॉस रिकग्नाइज किया था हमने,
प्रीवियस ईयर में जो है ना, पिछले साल हमने कुछ वैल्यूएशन लॉस रिकग्नाइज किया था, और सब्सिक्वेंटली सेम इन्वेंट्री का अगर वो एनआरवी बढ़ गया, ठीक है, एनआरवी बढ़ गया, तो फिर उस केस में ये जो रिवर्सल करना पड़ेगा ना अपने, जो एनआरवी हम करंट ईयर में बढ़ गया, उसका रिवर्सल जो रिकग्नाइज किया था प्रीवियस ईयर में, उसको रिवर्स करना पड़ेगा लॉस को इस ईयर में। वो रिवर्सल को रिकग्नाइज किया कि नहीं, उसको डिस्क्लोज करना है मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा स्टॉक में क्या क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, फिनिश गुड्स होगा, डब्ल्यूआईपी होगा, राइट। तो फिर ये तीनों को कौन से बेसिस में हमने अलग अलग इंडिविजुअली कैसा हमने वैल्यू किया है, कौन से मटेरियल मेरा रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, फिर डब्ल्यूआईपी में पड़ा है, डब्ल्यूआईपी का क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें हम क्या देंगे यहाँ पे, डिस्क्लोजर में देंगे, यानी जो पड़ा था ऊपर वही डिस्क्लोजर दे देंगे। तो आ जाओ देख लो। एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड, क्या कर रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड इंक्लूडिंग कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्टिंग फॉर्मूला यानी कौन सा, हम फीफो यूज कर रहे हैं, वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं, या रिटेल मेथड यूज कर रहे हैं, या स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, ये पूरा बताना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन लॉस हैज बीन रिटन ऑफ, इफ एनी शुड बी रिपोर्टेड, ठीक है, वैल्यूएशन लॉस। रिवर्सल कुछ हुआ तो उसका बताना पड़ेगा। क्लॉज स्टॉक का क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, डब्ल्यूआईपी। फिर उसके बाद इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू शुड आल्सो बी डिस्क्लोज, ठीक है। ये सारी चीजें हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दिस एंड्स अ कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले इसके अकाउंटिंग पॉलिसी देख लेते हैं कोई भी एक कंपनी का, क्योंकि मॉड्यूल में दिया है ना, तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। कौन सा कंपनी क्या है, टाइटन का है, ये देखो टाइटन लिमिटेड। और ये रहा इन्वेंट्रीज, ठीक है। इन्वेंट्रीज का यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, उसका नोट दिया है, ठीक है। चलो अकाउंटिंग पॉलिसी देख लो इन्वेंट्रीज का। सबसे पहला, inventories other than quantities of gold for which the price is yet to be determined with the suppliers unfixed gold, or where hedge contracts have been entered into for quantities of gold and accounted for fair value hedge। यानी क्या, inventories इससे separate क्या है, जो gold का है ना वो, are stated at cost or NRV whichever वैल्यू डिटरमाइंड ऑन द आइटम बाय आइटम बेसिस। यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है, दो चीजें होते हैं, हमने क्वेश्चन में देखा था ना, एक था आइटम बेसिस, आइटम बाय आइटम बेसिस, और एक होगा ग्रुप बेसिस। ग्रुप मतलब टोटली हम देखेंगे कॉस्ट कितना है और एनआरवी कितना है, और क्या करेंगे उसको हम लोग, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एक होता है आइटम बाय आइटम बेसिस। आइटम बाय आइटम बेसिस कब फॉलो करेंगे, जब सिमिलर नेचर ऑफ गुड्स नहीं है। अगर सिमिलर नेचर ऑफ गुड्स है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रुप बाय ग्रुप कर सकता हूँ, ग्रुप ग्रुप वाइज मैं कॉस्ट निकलूंगा, ग्रुप वाइज मैं एनआरवी निकलूंगा, विच एवर इज लोअर करके दिखा दूंगा। बट सिमिलर नेचर ऑफ आइटम्स नहीं है मेरा इन्वेंट्री में, तो फिर उस केस में आइटम बाय आइटम बेसिस कर सकता हूँ। कॉस्ट कैसे डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पे, गोल्ड इज वैल्यूड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो बेसिस, स्टोर्स एंड स्पेस, लूज टूल्स, रॉ मटेरियल्स आर वैल्यूड ऑन अ मूविंग वेटेड एवरेज, दैट इज कौन सा, weighted average method यूज हो रहा है ना। work in progress and finished goods other than gold are valued at full absorption cost method based on moving average cost of production। traded goods are valued on moving average cost of production। यानी क्या, सिर्फ यहाँ पे गोल्ड फीफो बेसिस में हो रहा, बाय सब वेटेड एवरेज मेथड में यूज हो रहा है। कॉस्ट कंप्राइज ऑफ परचेजेस इंक्लूड ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फिर उसके बाद अदर देन दोस फ्रीक्वेंटली रिकवरेबल, यानी क्या, रिफंडेबल टैक्सेस, राइट इनवर्ड एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो भी एक्सपेंसेस है वो क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स इंक्लूड अप्रोप्रिएट अपोर्शन, sorry, proportion of overheads and where applicable other taxes। Unfixed gold and quantities of gold covered under fair value hedge have been entered into is valued at gold prices prevailing in the period closing date। Net realizable value presents the estimated selling price for inventories less estimated cost of completion। एनआरवी जो है ना, कैसे कंप्यूट करते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीशन। यहाँ पे गोल्ड के लिए अलग उन लोग सेपरेट किया है, और बाकी का इन्वेंट्रीज के लिए सेपरेट यूज कर रहा है। यहाँ पे इससे पहले भी देखे थे हमने कि इन्वेंट्रीज फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे सर। अगर मेरा जो है ना सिमिलर नेचर ऑफ इन्वेंट्री है, तो फिर उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट मेरा इन्वेंट्री है, नेचर ऑफ इन्वेंटरी दोनों डिफरेंट है, तो उस केस में हम मैं डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। इज दैट क्लियर। Yes, sir. चलो क्वेश्चंस की और बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पेंडिंग है। उसके बाद देन खत्म हो गया ना ये चैप्टर, सॉरी ये इंडेक्स खत्म हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। बस क्वेश्चंस बचे हैं, देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 6663।
हो गया क्या? ये भी हो गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लो। Okay, sir. दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर पूरा क्वेश्चन? Yes, sir. Done, sir. डन। ओके, मुझे बताते चलना कि कौन से कॉस्ट Yes. इंक्लूड करेंगे, कौन से कॉस्ट नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है? चलो, ऑन फर्स्ट जैन X1 an entity accepted an order of 7,000 custom made corporate gifts. Okay, custom made corporate gifts accept क्या है? Okay, on 3rd Jan X1 the entity purchased raw material to be consumed in the production process for 5,50,000 including 50,000 refundable purchase tax. तो ये 50,000 जो है ना वो इंक्लूड नहीं करेंगे, बराबर ना? क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे सर? Yes, बिकॉज sir. दिस taxes are refundable, ठीक है? The purchase price was funded by raising a loan of 555, ओके, इंक्लूडिंग 5,000 लोन रेसिंग फीस। यानी क्या बोल रहा है कि ये जो परचेस किया है ना मैंने, ये परचेस किया है, इसके लिए लोन रेस किया है मैंने। लोन रेस किया है कितना, और उसका लोन रेसिंग फीस 5,000 है। तो ये क्या कॉस्ट, ये जो 5,000 है ना, इसको इंक्लूड करेंगे क्या? बोलो, इंक्लूड करेंगे या नहीं? Yes. क्यों इंक्लूड करेंगे? क्यों? इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में हम ऐसे करते हैं, ऐसे कॉस्ट इंक्लूड करेंगे जो विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये तो लोन रेजिंग फीस की है ना, लोन रेज करने ये फीस पे किया है ना मैंने। अब मुझे देखना पड़ेगा ये जो लोन रेज किया है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इंक्लूडेबल है या नहीं। ये तो लोन रेसिंग फीस है, लोन रेसिंग फीस इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल दैट इन्वेंट्री, बराबर? तो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ये इंक्लूड नहीं होगा। बट यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, इंटरेस्ट कॉस्ट यानी क्या सर? 555 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, लोन लिया है मैंने, इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा तो ये जो इंटरेस्ट का जो है वो इंक्लूड करेंगे नहीं। एज पर इंडेस 23 बोरिंग कॉस्ट, ये पढ़ेंगे हम बोरिंग कॉस्ट में, इसका वो जो कंडीशन है ना, क्वालिफाइंग एसेट, ये शायद मैंने हर एक इंडेक्स में बोला है कि उसका कंडीशन है कि वो क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए, एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड करेगा वो अलग बात है, लेकिन ये लोन रेजिंग फीस इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये लोन रेजिंग का पार्ट है, इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है? The loan is secured by inventories during X1. The entity designed the corporate gifts for the customer. Design cost include 7,000 और 3,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स जो लिया है, अभी एंटिटी क्या करेगा, उसको उसके स्पेसिफिक डिजाइन लगाएगा। मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ गया, बराबर? फिर उसके बाद डिजाइन का कॉस्ट, ये डिजाइन का कॉस्ट इंक्लूड करेंगे या नहीं बताओ? इन्वेंटरी को डिजाइन करने का करेंगे. कॉस्ट है, करेंगे, ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद आएगा during February X1 the entity production team developed the manufacturing technique and made further modification necessary to bring the inventories to the condition specified in the agreement, ठीक है? X1 फरवरी X1 को इन्होंने क्या किया, डेवलप किया टीम को, और टीम के बेसिस में मतलब मॉडिफिकेशन, जो भी इन्वेंटरी का मॉडिफिकेशन करना है वो देखा। तो ये कॉस्ट इनकर हुआ कौन से टेस्टिंग फेज में? मटेरियल नेट ऑफ 3,000 रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप, यानी 21,000 इज नेट ऑफ 3,000, नेट ऑफ 3,000। अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता 24,000 और यहाँ पे अलग से मेंशन किया होता 3,000, तो फिर लेस करके 21,000 ही आता। तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी 3,000 लेस करने के बाद मेरा यहाँ पे मटेरियल का स्क्रैप आउटपुट है 21,000, मटेरियल नेट ऑफ, ठीक है? फिर उसके बाद 11,000 लेबर का है, डेप्रीशिएशन 5,000 है। तो टोटल कितना हो रहा है बताओ इसका, टोटल कितना हो रहा है? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट।
यूज टू परफॉर्म, ठीक है बराबर। तो 21,000 प्लस 11,000, 21,000 प्लस 11,000 प्लस 5,000 कितना है? टोटल 37,000 इनकर हुआ। ठीक है 31,000। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट, वो नहीं है। टोटल मटेरियल का कॉस्ट 24,000 था, 24,000 था, उसमें से 3,000 मैंने रिकवर किया स्क्रैप के लिए। 3,000 जो है ना वो स्क्रैप का रियलाइज किया। तो ये लेस करने के बाद मेरा नेट कॉस्ट ये है। हाँ, ये कंफ्यूजन मत लो। समझा ना क्या बोला? तो मेरा कॉस्ट, नेट कॉस्ट कितना हुआ? 21,000 प्लस लेबर के लिए 11,000 और डेप्रिसिएशन 5,000। ठीक है, ये इंक्लूड करेंगे या नहीं बताओ? बताओ बताओ। ये डायरेक्टली हमने इन्वेंट्री के लिए किया है तो इंक्लूड करेंगे। ठीक है। Yes. During X1, the entity incurred the following additional cost in manufacturing the customized gift. Manufacturing में क्या क्या additional cost incur किया? Consumables, labor और depreciation। ठीक है, ये भी देख लो कितना हो रहा है। 55,000 प्लस 65,000 प्लस 15,000, यस 1,35,000। ये टोटल कितना हो रहा है? अलग अलग ही बताएंगे हम, कंप्यूटेशन सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या ये कॉस्ट इंकर होगा? सॉरी, इंक्लूड करेंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज किया है मेरा, किस में? इन्वेंट्री में, तो ये भी इंक्लूड होगा। देन आगे क्या बोल रहा है? द कस्टमाइज्ड कॉर्पोरेट गिफ्ट्स वर रेडी फॉर सेल ऑन 1st March. No abnormal wastage occurred in the development and manufacturing of corporate gifts. Compute the cost of inventory. Substantiate answer with appropriate reason. एक मिनट यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मुझे कंप्यूट करना है कि मेरा क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट कंप्यूट कर पाओगे क्या? बताओ, कंप्यूट कर पाओगे? यहाँ पे टोटल रॉ मटेरियल का इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि गिवन डेटा बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है जहाँ पे अपने को लगता है कि यार ये इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं होता है। या फिर ऐसे कंपोनेंट्स है कि यहाँ पे लग रहा है कि ये एक्सक्लूड करना चाहिए बट इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 ना? क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स। यस नो कंफर्म करो, वीडियो ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? Yes, sir. हम्म, क्योंकि अगर फिर अटक जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। चलो, सबसे पहला रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल था। अब रॉ मटेरियल 5,50,000 का था, बराबर। 5,50,000 का था, उसमें से 50,000 वॉज रिफंडेबल टैक्स। यस, तो मेरा इन्वेंट्री था 5,50,000 का, इसमें से 50,000 वॉज रिफंडेबल टैक्स। तो मेरा टोटल यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 5 lakhs। तो यहाँ पे रिमार्क लिख लो। यहाँ पे रिमार्क क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि सब्सटेंटिव आंसर। ठीक है, सब्सटेंटिव आंसर बोल रहा है, उसके लिए मैंने रिमार्क लिखा है यहाँ पे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो परचेज प्राइस इज 5,50,000 माइनस रिफंडेबल टैक्सेस। कितना है? 50,000। ओके, देन कम्स लोन रेजिंग फीस। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू लोन रेजिंग, ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगा। या फिर इसको लिखो ही मत, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, हम नोट में लिख लेंगे उसको। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज क्या? कंज्यूमेबल परचेज किया था 55,000 का, तो 55,000 का कंज्यूमेबल्स।
ठीक है। देन क्या आ गया यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। क्या कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? डायरेक्ट लेबर इनकर किया था 65,000 का। देन आगे क्या आएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना था? 15,000 डेप्रिसिएशन वाला। ठीक है। देन कम्स क्या आएगा आगे? क्या हुआ इसको? फिफ्थ वाला क्या आएगा? ओवरहेड्स। ये किसके रिलेटेड है? प्रोडक्ट डिजाइन कॉस्ट। प्रोडक्ट डिजाइन कॉस्ट। ठीक है, कितना था प्रोडक्ट डिजाइन कॉस्ट? 10,000 का। देन देन उसके बाद अदर कॉस्ट था। अदर कॉस्ट इनकर किया था नेट ऑफ, तो 3,000 था। 37,000 था ना? ये कैसा है? 37,000। 21,000 प्लस 21,000 प्लस 11,000 का क्या था? लेबर। प्लस 5,000 का मेरा डेप्रिसिएशन। तो बताओ टोटल। टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? 5 लाख प्लस 55,000। 65,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 37,000। 6,82,000। क्या कुछ बोल रहे थे भूमि? हेलो। नो सर, टोटल कर रही थी हम्म। सेम। देन यहाँ पे नोट में क्या आएगा? हमने देखा था बोरोइंग कॉस्ट, हमने लोन लिया है ना। अब वो लोन में इंटरेस्ट इंकर करना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट जो है ना, ये इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे इन्हें। फॉर द टाइमिंग हम अज्यूम करेंगे, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं बोलेगा कि ये क्वालिफाइंग एसेट है, तब तक हम बोरिंग कॉस्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा बोरिंग कॉस्ट का। recognized recognized in fit and loss statement, profit and loss statement as expense। ठीक है, डन। कोई डाउट है इसमें क्वेश्चन में? बताओ। हम फिर आगे नो बढ़ते हैं। सर, समझता। हम्म, हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये आरटी में आया था एडिशनल क्वेश्चन में से। हाँ, एडिशनल क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 आरटीपी में 23 में आया था। रीड कर लो। देन वंस यू आर डन प्लीज लेट मी नो।
Done, sir. डन। ओके। तो यहाँ पे एन एंटिटी हैज फॉलो। The video call. वीडियो पॉज हो गया। एक मिनट, हाँ। पता नहीं, जब 10 मिनट्स रिमेनिंग होता है तो फिर कुछ ना कुछ मिनट में रीजॉइन करता हूँ। टू। रीड करके खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। एन एंटिटी हैज फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग कॉस्ट एंड रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स परचेज्ड एंड अनसोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ओके। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, यहाँ पे कॉस्ट दिया है और यहाँ पे रिटेल प्राइस दिया है। दो कॉस्ट दिया है हमें। एक तो कॉस्ट दिया है और रिटेल प्राइस भी दिया है मुझे। इन्वेंट्रीज पता है मुझे 23,000 का है। सेल्स पता है मुझे 19,000 का है। ओके। तो सबसे पहले मुझे पूछ रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर द रिटेल प्राइस। यानी क्या बोल रहे हैं कि रिटेल प्राइस के कंपैरिजन में मेरा कॉस्ट कितना परसेंटेज है। तो बताओ मेरा रिटेल प्राइस कितना है। सबसे पहले कॉस्ट निकाल लो दोनों का, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का। 6250 प्लस 19500। 6250 प्लस 19500 बताओ। 6250 प्लस 19500 इज नथिंग बट 25,750। 2, 5, 7, 5. हाँ। मेरा रिटेल प्राइस निकालो कितना आता है। 8,000 प्लस 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 34,000। ठीक है। तो 8,000 प्लस 34,000, ये आ जाएगा मेरा 42,000। ओके। ये आ जाएगा मेरा 42,000। अब पूछ रहे हैं मुझे क्या, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस है मेरे पास, कॉस्ट भी है, तो फिर बताओ कितना है। कॉस्ट इज 25,750 डिवाइडेड बाई 42,000, कितना परसेंटेज आ रहा है। कितना परसेंटेज आ रहा है। 42,000 इंटू 100, ये आ रहा है 61.30%। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। इसका मतलब क्या है कि सर मेरा रिटेल प्राइस में से 61.30 कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट, बचा हुआ मेरा प्रॉफिट समझ लो। ठीक है। जो है ना मार्जिन है मेरा बचा हुआ, जो 61.30 इज कॉस्ट, बचा हुआ मेरा मार्जिन। मेरा यहाँ पे तो आ गया, परसेंटेज निकल गया मेरा। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ओवर रिटेल प्राइस, यस नो। अब बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग Yeah. इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट पूछ रहा है मुझे। तो मेरे पास इन्वेंट्री इन हैंड पता है कि मुझे, ये रहा 23,000। तो 23,000 का मेरा इन्वेंट्री है। मेरा इन्वेंट्री कितना है 23,000 का। और ये कहाँ पे दिया है, रिटेल प्राइस। दिस इज रिटेल प्राइस। मुझे कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट का परसेंटेज है मेरे पास, यस नो, विच इज 61.30 Yes. परसेंटेज। तो करो कंप्यूट। 23,000 इंटू 20, सॉरी कितना है 61.30%। कितना, 4099 ना, 40100 कर लो, इसको राउंड ऑफ कर लो। 41, सॉरी 14,100 रुपीज। ठीक है, बराबर। 61% लिया है क्या यहाँ पे। अच्छा, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है यहाँ पे। हेलो। Yes, sir. Understand. समझ गए ना, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है हमारा। कितना आया हाँ, हाँ. 61.30, यहाँ पे इन लोग 61 कंसिडर किया है। ओके। तो मुझे नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ Hmm. सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से कर लेते हैं हम कंप्यूट, फिर उसके बाद तुम देख लेना कि सिंपल है। 61 हमने कंप्यूट करते टाइम 61.30 आया, उसके लिए कंसिडर किया, या फिर राउंड ऑफ हम 61 भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे नोट भी दे सकते हैं कि ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस। अब मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एट कॉस्ट, ओ माय गॉड। तो बताओ मेरे पास रिटेल है, रिटेल प्राइस का दोनों है 8 था, सॉरी कॉस्ट है मेरे पास 6250 और 1900, कितना आ रहा है वो 25। कॉस्ट 25,750। ठीक है। इन्वेंट्री कितना बचा है मेरे पास 14,100। तो बताओ, तो बताओ वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा, 25,750 माइनस 14,100, कितना आएगा 11,650। समझा क्या क्या। मुझे क्या निकालना है, मुझे कॉस्ट Yes. ऑफ सेल्स निकालना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट माइनस मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री, बराबर। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, मेरे पास कॉस्ट है इतना, बराबर। और मेरे पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का कॉस्ट इतना है। तो इन्वेंट्री का कॉस्ट टोटल कॉस्ट से लेस कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा।
देन प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑन द सेल्स ऑफ इन्वेंट्री। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा बताओ, बताओ बताओ। मेरा टोटल सेल्स कितना है यहाँ पे, 19 है ना? क्या हो गया इसको, मेरा टोटल सेल्स कितना है, 19,000 है, 19,000. बराबर। 19,000 में से मेरा यहाँ पे जो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर दूंगा, 19,000 में से मतलब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर दूंगा, तो मेरा ये आ जाएगा क्या, 7350, मेरा प्रॉफिट 7350। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है सर, डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने राउंड ऑफ करके 61% पकड़ा है, इसके वजह से टोटल डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम 61% के हिसाब से करेंगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. अच्छा, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, इग्नोर दी इम्पैक्ट ऑफ मार्कअप्स एंड मार्कडाउन्स ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझा? ये इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस लॉजिकल है। कॉस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस के बेसिस में टोटल निकालना था मुझे। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन ये होमवर्क में देख लो। ठीक है, बस यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, और आप लोगों को एक और होमवर्क दे रहा हूँ। क्या है वो है ये, इंडेस टू और ये वाला रीड कर लो। इसका मैं इन शॉर्ट बता दूं, तो फिर यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस जो है ना, रिवर्सल ऑफ लॉसेस जो वाला पार्ट है, वो वाला नहीं है, मतलब वो वाला इंडेस टू में है, एएस टू में नहीं है। ठीक है, देन कम्स रिकग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इन द सेंस क्या है कि सर वो जो वैल्यूएशन लॉस रिकग्नाइज करते हैं ना, वो यहाँ पे इंडेस टू में है लेकिन एएस टू में नहीं है, तो वो डिफरेंस दिया है। और इनिशियली हमने देखा था कि कमोडिटी का ब्रोकर वगैरह जो है ना, वो इंडेस टू में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब कवर नहीं होगा। इंडेस टू में जो कमोडिटी ब्रोकर स्टॉक डीलिंग करता है, तो फिर वो कवर नहीं है इंडेस टू में। ये स्पेसिफिकली इंडेस टू में बताया है, लेकिन एएस टू में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज बोला नहीं है। फिर उसके बाद वही कॉस्ट फॉर्मूला का ये दिया है, ये एक बार रीड कर लेना, उसके साथ साथ में ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। ठीक है। Okay, sir. एक और चीज, एक और क्वेश्चन देना, 1 मिनट, हाँ, जो ऑलरेडी हमने किया है क्लास में, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आई गेस लेक्चर खत्म होने आया है, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी। और हमने कंसेप्ट का टोटल कर लिया है, और बचा हुआ है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है मेरा, ये वाला एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे हैं। वो 3 क्वेश्चन कल सॉल्व क्लास में सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद इसका एक रिवीजन कर लेंगे। देन ये खत्म हो जाएगा इंडेक्स। ठीक है, Okay, sir. चलो, बाय बाय, हैव अ Bye. नाइस डे। Thank you. हाँ।